आर्थिक समृद्धि एवं इनफैक्ट समृद्धि एवं विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं, अगर आप देखें इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि क्या है, कोई बतलाएंगे? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोडक्शन, उत्पादन जैसे किसी उत्पादन, और कोई जो इसको डिफाइन करे? प्रति व्यक्ति आय में होने वाली निरंतर वृद्धि। नहीं, लंबे समय तक प्रति व्यक्ति आय में होने वाली निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? नहीं, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द longer interval is called economic growth। नहीं, अब अगर हम देखने की कोशिश करें, तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वह इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल भी हो सकता, मतलब मे बी सस्टेनेबल एंड may not be sustainable। सस्टेनेबल का मतलब समझते? सतत। नहीं, तो यह सस्टेनेबल भी हो सकता है और यह सस्टेनेबल नहीं भी हो सकता। ठीक इसी प्रकार इकोनॉमिक ग्रोथ में होने वाली निरंतर वृद्धि इंक्लूसिव भी हो सकती है और एक्सक्लूसिव भी हो सकती है। नहीं, तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल है तो वह क्या कहलाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सतत विकास।
और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव है तो वह क्या कहलाएगा? तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर इंक्लूसिव है तो वह इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाएगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समावेशी समृद्धि। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है तो वह सतत विकास नहीं होगा। वह सतत विकास नहीं होगा। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सक्लूसिव है तो उस स्थिति में यह समावेशी समृद्धि नहीं होगी। बातें समझ में आ रही? अब सवाल यह उभर कर सामने आता, इकोनॉमिक ग्रोथ कब सस्टेनेबल होगा? अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगा इकोनॉमिक ग्रोथ दैट मस्ट बी economic growth that must be sustained, economic growth that must be sustained is called sustainable development। अर्थात जिस आर्थिक समृद्धि को भविष्य में भी बनाए रखा जा सके, भविष्य में भी सुनिश्चित किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सतत विकास कहेंगे। और यह कब संभव होगा? किस ग्रोथ को हम सस्टेनेबल मानेंगे? तो वह ग्रोथ जिसका फोकस किस पर हो? फोकस ऑन रैशनल एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। फोकस ऑन रैशनल एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक संसाधनों का विवेक सम्मत दोहन नहीं होगा और जब तक संसाधनों का अधिकतम दोहन नहीं होगा तब तक सस्टेनेबल ग्रोथ संभव नहीं होगा। विवेक सम्मत दोहन का मतलब कुछ तो मतलब होगा विवेक सम्मत दोहन का। क्या? तब तो इच्छा अनुसार दोहन लिखता, तब तो इच्छा अनुसार दोहन लिखना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं विवेक सम्मत दोहन, बुद्धि के साथ। और बुद्धि के साथ का मतलब कि जिस संसाधन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रकार संसाधन का वो इस्तेमाल करें कि उसकी उपलब्धता हमारे लिए भी सुनिश्चित हो सके और उसकी उपलब्धता हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुनिश्चित कर सके। तभी तो उस ग्रोथ को भविष्य में सस्टेन किया जा सकेगा। मेरी बातें समझ रहे हैं? तभी उस ग्रोथ को भविष्य में सस्टेन किया जा सकेगा।
अगर इस बात का ख्याल हम नहीं रखते, संसाधनों का हम अंधाधुंध दोहन करते हैं, तो वह विकास सस्टेनेबल नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही संसाधन समाप्त होंगे, जैसे ही संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती चली जाएगी, विकास आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया पर उसका प्रतिकूल असर पड़ता चला जाएगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब ये बतलाइए कि हमारे बाप दादे संसाधनों का विवेक सम्मत इस्तेमाल करते थे या हम लोग करते हैं? हमारी पुरानी पीढ़ी संसाधनों का विवेक सम्मत इस्तेमाल करती थी या हम करते? हमारे पीढ़ी पक्का? पक्का? कैसे? अभी तो आज मिल पा क्या समय, इसलिए तो आज मिल रहा। गोलेबाजी नहीं, उसके पीछे तर्क होना चाहिए। कोई उदाहरण देकर के समझा सकते? बोलिए, कोई उदाहरण देकर के समझा सकते हैं? पानी को लेकर, हाँ, जैसे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग को मतलब बताया जा रहा है कि फ्यूचर में अगर नहीं बचाया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक। और हम लोग अभी यूज कर रहे हैं तो हमारे पीढ़ी वो सब उन्हीं की मतलब सिंपल देखिए, पानी सबसे आसान एग्जाम्पल है समझना। पानी का इस्तेमाल हमारे बाप दादे भी करते थे और पानी का इस्तेमाल हम लोग भी करते हैं, लेकिन दोनों के इस्तेमाल के तरीके में क्या अंतर है? अंतर है या नहीं है? दोनों के इस्तेमाल के तरीके में अंतर है। और दोनों के इस्तेमाल के तरीके में जो सबसे बड़ा अंतर आप महसूस करेंगे वह यह कि हमारे बाप दादे ग्राउंड वाटर का भी इस्तेमाल करते थे और सरफेस वाटर का भी इस्तेमाल करते थे, जो सतह पर जल उपलब्ध है, और सतह के नीचे के जल का भी इस्तेमाल करते थे, नहीं? और अगर आप देखें तो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच संतुलन क्या था? बना हुआ था। अपने बचपन को याद करें, जितने गड्ढे और पोखरे आपको अपने बचपन में मिलेंगे, आज उतने गड्ढे और पोखरे मिल रहे हैं क्या? दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सतह पर जल की उपलब्धता पहले की तुलना में सीमित हुई है, नहीं? और सतह पर जल की उपलब्धता जब सीमित होगी तो सतह के नीचे जो जल है, जो जिसको भूमिगत जल कहते, जिसको ग्राउंड वाटर करते, उस पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। इसका मतलब ग्राउंड वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी लगातार घटेगी, क्योंकि उस पर दबाव लगातार बढ़ेगा। और एट द सेम टाइम सतह पर अगर जल उपलब्ध है तो उस स्थिति में एक तो दबाव भी कम होता, और ग्राउंड वाटर टेबल जो है सतह पर उपलब्ध जलों के जरिए क्या होता? रिचार्ज होता हुआ आता, नहीं? तो सतह पर जल की उपलब्धता घटी तो रिचार्जिंग का प्रोसेस बाधित हुआ, और भूमिगत जल पर दबाव बढ़ा, तो अल्टीमेटली इसका क्या इफेक्ट होगा? मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा ग्राउंड वाटर टेबल पर। और इसके कारण अगर आप देखें तो उसकी उपलब्धता क्या हो रही है? सीमित होती चली जा रही, नहीं? पानी में ही एक और दूसरा उदाहरण ले, नहीं? दादाजी हैं, दादा हो, नाना हो, नहीं, मम्मी पापा हैं, उनसे पूछिए कि मम्मी पापा ये बतलाइए कि कैसे खेती होती थी पहले? दादाजी वगैरह खेती कैसे करते थे? या मामा हैं तो उनसे बात कीजिए कि नाना जी वगैरह कैसे खेती करते थे। तो आप देखेंगे केमिकल फर्टिलाइजर पर उतनी निर्भरता नहीं थी, नहीं? क्या इस्तेमाल? जो किसान परिवार होता था उस किसान परिवार के घर में पशु उपलब्ध होते थे, तो पशु के मल जो होते थे, गोबर जिसको कहते हैं, नहीं? आप देखेंगे गोबर का एक ढेर बनता चला जाता था, और जब सीजन आता था तो उसको उठा करके खेत में, नहीं,
केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता क्या थी, कम थी। दूसरी चीज अगर आप देखें तो दूसरी चीज आप देखेंगे, पहले जो पानी पटाना होता था तो पहले पानी पटाना महंगा होता था, नहीं, या तो सतह पर जल उपलब्ध है तो खुद बाल्टी बाल्टी ले जा करके पटावे, नहीं, या फिर डीजल पर अगर पटाते हैं तो फिर वो काफी महंगा पड़ता था। तो पानी जो खेतों में हम पटाते थे वहां पर भी देखेंगे वाटर का ऑप्टिमम यूज होता था। अब क्या होता है, अब अपने घर में भी चले जाएं, अगर आप देखें आपके घर के आगे लॉन अगर है उसमें कुछ पौधे वगैरह हैं तो पानी चला करके छोड़ देते हैं, फिर आधे घंटे बाद ध्यान आया तो जाके बंद कर देते हैं, तब तक पानी बह रहा होता है क्या, ऐसा नहीं। तो अगर आप देखें ये एक्सेस पानी और केमिकल फर्टिलाइजर दोनों मिलकर के कहां पहुंच रहे हैं, दोनों ग्राउंड वाटर को दूषित करने का काम कर रहे हैं। और आप चले जाएं, आज देखेंगे बोतल बंद पानी का कारोबार क्या हो रहा है, गांव में भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मतलब ग्राउंड वाटर जो है पीने के लायक नहीं रह गए। बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो पीने के लायक वो नहीं रह गए, जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। तो यह किस ओर हमें ले जा रहा है, वाटर क्राइसिस की ओर ले जा रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में इन फ्यूचर हम अपने ग्रोथ को सस्टेन करने की स्थिति में होंगे क्या? आप अगर देखिए दिल्ली के संदर्भ में, दक्षिण अफ्रीका के एक शहर में आप देखें तो एक बूंद पानी उपलब्ध नहीं। दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2022 तक दिल्ली में पानी मतलब ग्राउंड वाटर टेबल कंप्लीट सूख चुका होगा और दिल्ली जल संकट की स्थिति से गुजर रहा होगा। बातें समझ रहे हैं? तो मतलब यह ऑप्टिमम यूज का मतलब क्या हुआ, रैशनल यूज का मतलब क्या हुआ, हम पानी का इस प्रकार इस्तेमाल करें, पानी का इस प्रकार इस्तेमाल करें। बिहार में देखेंगे जल जंगल यही स्कूल है, जल जीवन हरियाली योजना शुरू की गई, जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस यह है कि सरफेस वाटर की उपलब्धता को बढ़ाया जाए और सरफेस वाटर की उपलब्धता को बढ़ा करके ग्राउंड वाटर पर के दबाव को कम किया जाए। और एट द सेम टाइम अगर देखें तो उसका दूसरा पर्पस क्या है, उसका दूसरा पर्पस यह है कि सरफेस वाटर की उपलब्धता अगर बढ़ेगी तो ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो कहीं ना कहीं रिचार्जिंग प्रोसेस के जरिए ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर उठता चला जाएगा। यही पर्पस है ना? नहीं, एक शब्द आपने सूखा होगा, नीतीश सूखा, सुना है? हंसिए नहीं, नहीं, हर घर नल का जल, हर घर नल का जल योजना। नहीं, इसके लिए किया क्या जा रहा है, तो इसके लिए किया यह जा रहा है, और हाथ चलाते रहिए, हाथ को रोकिए मत, नहीं, क्योंकि हाथ को रोकेंगे तो फिर आप अपेक्षा करेंगे सब कुछ लिखवा दो, करेंगे या नहीं? नहीं, तो इतना समझाऊंगा भी और उतना लिखवाऊंगा भी तो क्या होगा? नहीं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हाथ आप खुद भी चलाते रहे। तो अगर आप देखें हुआ यह, इसके पीछे विजन यह था, विजन यह था, देखिए तो अगर आप देखें तो इसका पर्पस ये था कि ड्रिंकिंग वाटर हर घर तक पहुंचाया जा सके, पर्पस यही था। इसके लिए क्या किया गया,
इसके लिए क्या किया गया है बतलाओ? तो नल में जल कहाँ से जाएगा? आप अगर देखिए जगह जगह पर बोरिंग लगवाई गई है, नहीं, उस जल का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो बोरिंग लगवाया गया, बोरिंग के जरिए जल आपूर्ति की जा रही है, नहीं, और उसका पर्पस है पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, और कोई पर्पस नहीं है, केवल पेयजल। लेकिन उस जल का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? जो वहाँ के दबंग आदमी है वो पानी पटाने, खेत में भी पानी पटाने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है या नहीं? नहीं। तो अगर आप देखें तो एक चीज, ये मेरी अनुभूति है, कहीं पर आपने पढ़ा नहीं होगा, मेरा यह मानना है कि हमारे जीवन में तकनीक का हस्तक्षेप जो है, तकनीक का बढ़ता हस्तक्षेप, तो तकनीक के इस बढ़ते हुए हस्तक्षेप ने जल संकट को गहराने का काम किया है या कम करने का काम किया? श्योर है गहराने का काम किया। कैसे, समझाइए मुझे। सर वो एक्सेस यूज हो रहा है, बिना मतलब का लोग पानी इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब नल खुला भी छोड़ देते हैं। पर्पस पीने के लिए, लेकिन लोग खेतों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं पानी। अब फिर मेरी ही बात मुझे ही सुना रहे हैं। सर एक्सेस पानी तो वैसे ही वेस्टेज हो रहा है उसमें। प्लान सर है कि आपका मतलब हर घर में पानी जो है पहुंचना चाहिए, और पर्पस है सर उन लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं। अब फिर जब हर घर नल का जल नहीं आया था तब उसके आगे बतलाइए। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, गोलेबाजी को सीमित रखो, ठीक है, क्योंकि गोलेबाजी जो है बच निकलने का रास्ता उपलब्ध करवाता है, तो उसको हम सीमित रखें। अगर अपने बचपन को याद करो, अपने बचपन को याद करो, कैसे नहाते थे? चापाकल होगा, बहुत कम घर होंगे जिसमें मतलब मोटर लगा हुआ होगा, तो बाल्टी से जो नहाते थे, तो याद करो पानी खुद भरना है नहीं, तो एक बाल्टी नहीं 2 बाल्टी से नहाएगा। कपड़ा साफ करना था, नहीं, तो एक पानी में साफ किया, दूसरे पानी तक में कपड़ा को गाड़ गूड़ के जो है एकदम सुखाने की स्थिति में पहुंचा दिया। होता था या नहीं? लेकिन जब से ये मोटर वाली तकनीक आई है, नहीं, झरना और नल वाली तकनीक आई है, हम क्या करते? नहीं, पता चला अगर ठंडा का दिन है तब तो कौवा स्नान कर लेते हैं, नहीं, हाथ पैर धो के, वो भी गर्म पानी से। अब तो गीजर ने उसको भी नहीं, गीजर में भी थोड़ा सा पानी गर्म करने की तो समस्या रहती ही है ना, नहीं, लेकिन गर्मी का दिन है तो नल खोल के बड़े प्रेम से आधा घंटा 1 घंटा स्नान कर रहे हैं, पानी बह रहा है। कपड़ा अगर धोना है, नहीं, तो वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रहे हैं जो पानी के एक्सेसिव यूज की ओर ले जा रहा है, या जहां वॉशिंग मशीन नहीं है खुद धो रहे हैं, तो चूंकि पानी चलाना नहीं पड़ रहा है इसलिए 5 पानी से 6 पानी से कपड़े धो रहे हैं। बात ऐसा हो रहा है या नहीं? तो तकनीक का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप, जब जल संकट का भी पूछा जाए, जब ग्राउंड वाटर क्राइसिस पूछा जाए, तो इसमें एक पॉइंट एड ऑन आप करें, नहीं, कि तकनीक के बढ़ते हुए हस्तक्षेप ने जल के दोहन की प्रक्रिया को क्या किया है? बढ़ाया है, और इसके कारण जल संकट गहराता हुआ दिखाई पड़ता है। नहीं, अब समझ गए? नहीं, तो संसाधनों का जब हम विवेक सम्मत दोहन करते हैं, संसाधनों का दोहन करते हुए जब हम इस बात को ध्यान रखते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह संसाधनों की उपलब्धता आने वाली पीढ़ी के लिए संभव हो पाएगी या नहीं, और आने वाली पीढ़ी के लिए उन संसाधनों की बदौलत विकास की गति को बनाए रख पाना संभव होगा या नहीं, तो ऐसा विकास क्या कहलाएगा? ऐसा विकास सतत विकास कहलाएगा। ऐसा विकास
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब अगर एक बात बतलाओ, अगर सतत विकास नहीं होता तब क्या होगा? सोच के बतलाना। अगर सतत विकास नहीं हो, अगर ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, नहीं तो क्या होगा? तो क्या होगा? स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो ग्रोथ रुक जाएगा। तो क्या होगा? पूछने दो ना क्या होगा। हाँ, क्या होगा? फिर ग्रोथ रुक जाएगा तो क्या होगा? आज एक सिचुएशन इमेजिन करो। नहीं, सिचुएशन ये इमेजिन करो। और सिचुएशन क्या इमेजिन करना? पटना में बाढ़, भयंकर बाढ़। नहीं, इस बाढ़ ने किसको सबसे क्यों आई? इस बाढ़ के आने के पीछे क्या कारण थे? सोचा होगा? देखा है? देखा था बाढ़? झेला भी था? झेला नहीं था? कहाँ रहती हो? तो यहां भी तो पानी पूरा जमा था। राम के आर के नगर। अच्छा, बाईपास के उस पर। अच्छा, उधर पानी नहीं था तो इधर टहलने आती होगी। अच्छा, ठीक, चलिए। तो यहाँ पर नहीं, ये जो बाढ़ आई हुई थी पटना में, रीजन क्या थे? सर 3-4 रीजन जो है सर, एक तो था कि गंगा भी बढ़ाव पर थी, पानी का निकास होने का रास्ता नहीं मिला। जो टाउन में ड्रेनेज सिस्टम बने हुए हैं, उसने कहा सर कि ड्रेनेज भी जो है बहुत जगह स्मार्ट सिटी के तौर पर तोड़ करके उसको फिर से बनाया जा रहा था, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं हो पाया, पानी नहीं निकल पाया। उसने कहा सर कि सम हाउस जितने भी पटना में हैं उसमें जो है आधे से ज़्यादा तो खराब हो गए हैं, मेंटेनेंस नहीं है, इस वजह से पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। और उसने सर ये भी कहा कि पहले तो बहुत सारे वो सरफेस वाटर रखने के लिए गड्ढे और तालाब हुआ करते थे, आज उन जगहों पर रिहायशी तरीके से मकान इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं, तो पानी सर जो है वहाँ भी स्टोर नहीं हो पाया, इस वजह से टाउन में सडन इतना पानी इंक्रीज हो गया। अच्छा, सारे बिंदु सही हैं। अगर मैं कहूं कि इसके 3 कारण थे। प्राकृतिक कारण, दूसरे इसके कारण जो थे मानव, 2 कारण थे, प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण कह सकते। प्राकृतिक कारणों में जिन कारणों की चर्चा करेंगे हम, उनमें एक कारण जलवायु परिवर्तन कह सकते। जलवायु परिवर्तन कह सकते। नहीं, बेमौसम वर्षा, एक बेमौसम वर्षा। और दूसरी चीज अगर हम कहें, दूसरी चीज हम कहें तो अत्यधिक वर्षा। कभी पता चला किसी सीजन में वर्षा ही नहीं के बराबर हो रही, किसी सीजन में पता चला खूब वर्षा हो रही। जैसे अगर देखें इस बार, तो जब वर्षा का सीजन निकल गया तो जबरदस्त बारिश हुई है। जिस समय जरूरत थी किसानों को पानी की, उस समय बारिश नहीं हुई, उस समय सूखा वाली स्थिति दिखाई पड़ती है। ऐसा है या नहीं? तो हम यहां पर लेकर के चलते, जलवायु परिवर्तन किसका परिणाम है? कह सकते कि जलवायु परिवर्तन उस इकोनॉमिक ग्रोथ का परिणाम है जो सस्टेनेबल नहीं था। ऐसा कह सकते हैं या नहीं? संसाधनों का हमने जमकर दोहन किया, मनमाने तरीके से दोहन किया,
और इसने पर्यावरण और पारिस्थितिकी को क्या किया, प्रतिकूलता प्रभावित किया। और उन प्रतिकूल प्रभावों का परिणाम क्या है? उन प्रतिकूल प्रभावों का परिणाम है जलवायु परिवर्तन। यहां तक में कोई दिक्कत? तो हम एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं कि पटना की बाढ़ का कारण जलवायु परिवर्तन था, नहीं? अब ये बतलाइए कि इस जितने इलाके बाढ़ से प्रभावित थे सब पर इसका प्रभाव पड़ा? नहीं। लेकिन उस इलाके में रहने वाले सभी लोगों पर उसका एक समान प्रभाव पड़ा क्या? मेरे प्रश्न पर गौर कीजिएगा। अगर राजेंद्र नगर पानी में डूबा हुआ था तो राजेंद्र नगर में सुशील मोदी जी भी थे, राजेंद्र नगर में शारदा सिन्हा भी थी, और उस राजेंद्र नगर में अगर आप देखें तो आश्रम के आसपास स्लम इलाकों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी मौजूद थे, नहीं? सब पर इसका समान प्रभाव पड़ा क्या? प्रभावित सब बाढ़ से हुए, लेकिन सब पर समान प्रभाव पड़ा? क्यों? असमान प्रभाव क्यों पड़ा? अगर आप देखें असमान प्रभाव क्यों पड़ा, अगर टीवी देखते हो तो जदयू के कभी प्रवक्ता हुआ करते थे अजय आलोक, वो भी शायद इसी के आसपास से रहते, यहां या कंकरबाग। उनके घर में भी पानी घुसा हुआ था। रिपोर्टर ने बढ़िया से दिखाया 5 मिनट तक, और यह भी दिखाया कि इतनी सब्जियां उनके किचन के स्लैब पर रखी हुई हैं। बोले अभी अभी हम लोग बाजार से लेकर के इतनी सब्जियां आए। मेरे प्रश्न को समझ रहे हैं? तो अलग अलग प्रभाव क्यों पड़ा? प्रश्न नहीं समझ में आया या आया? दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। यही मैं पहुंचना चाहता था। मतलब प्रभावित सब होते हैं। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है तो प्रभावित सब होते, लेकिन प्रभाव अलग अलग होता। जिसके पास संसाधन होते हैं वे संसाधनों की बदौलत उन चुनौतियों का सामना करते और उस प्रभाव को मिनिमाइज करने की कोशिश करते। और जिनके पास संसाधन नहीं होते, जिनके पास संसाधन नहीं होते, उन पर वह प्रभाव क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उनके लिए प्रभाव को झेलना क्या होता? मुश्किल होता चला जाता। अब बात समझ में आई? तो अगर विकास सतत नहीं होगा, अगर विकास सतत नहीं होगा तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में संसाधनों से जो वंचित समूह है, संसाधनों से जो वंचित समूह है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन समाज का है, वह उससे बुरी तरह से प्रभावित होगा। नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि सतत विकास अगर सतत है तो वह इंक्लूसिव भी होगा, और विकास सतत नहीं है तो वह इंक्लूसिव। अब बात समझ में आई या नहीं? घर में कभी ऐसा हुआ है खाना घट गया? पक्का हो जाता है? हाँ घट गया हो, नहीं? तो अगर घट जाता है तो भूखा कौन रहता है? क्यों? अब ठीक से सोचना। अब ये विकल्प है, खाना कम है, खाना कम है, तुमने गलत नहीं कहा है, लेकिन खाना कम है, उस लिमिटेड खाने में एडजस्ट करना है। सपोज कोई आ गया घर पर 2 आदमी एक्स्ट्रा, ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ? और हम खाना नहीं बना सकते इमीडिएट, नहीं? घर, हाँ, घर का कौन मेंबर है, यही मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, अब
बदमाशी नहीं। गौर करेंगे, मतलब देखें, ये चीजें हमारी सेंसिटिविटी को दर्शाती हैं। हम कितने चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको दर्शाती है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं, इसके एक्सेप्शन भी होंगे जहां पर मां दबंग होंगी, वहां पिताजी को भी 2 रोटी कम मिल सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूं, जो सबसे कमजोर आदमी है ना, सबसे पहले गाज उसी पर जाकर के गिरती है, जिस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। नहीं, अब बातें स्पष्ट हुई ना? नहीं, अचानक से अभी कल जैसे बारिश हुई ना, 2 दिन घनघोर बारिश हो और फिर टेम्परेचर गिर जाए, तब मरने वाले लोगों में किनकी संख्या ज्यादा होगी? जिनके पास संसाधन नहीं होंगे। नहीं, गर्मी का दिन था तो आदमी कहीं पर प्लेटफॉर्म पर भी खड़ा होकर के रात और दिन गुजार लेता था, लेकिन अब ठंड का दिन है तो अब तो जान ही जानी है। ये बातें स्पष्ट हुई। अब आगे बढ़ूं, अब इधर आ जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह इंक्लूसिव भी हो सकता और एक्सक्लूसिव भी हो सकता। आप अगर गौर करें, पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के रुझानों को देखें। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा परफॉर्म कर रही है? बोलिए। अगर मैं पूछूं पिछले 4-5 वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा है? अच्छा है, औसत है, एक प्रकार की स्टैग्नेंसी है, या बुरा प्रदर्शन है? क्या स्थिति दिखाई पड़ती? अगर एक, क्या बोलो बोलो बोलो, संकोच मत। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उसी को बोलने दो ना, ठीक है? एक चीज हमेशा ध्यान रखो, बोलने में झिझक मत रखो, क्योंकि 2 ही चीजें होंगी नहीं, या तो सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे। अगर सही बोला हमने तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, और अगर गलत बोला हमने तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में हमें अपनी गलती का एहसास होगा और सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप देखें, आप खुद सोच करके देखें, रोजगार अवसरों, बेरोजगारी पिछले 45 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। नए रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं, पुराने रोजगार भी जो हैं वो लगातार छिनते चले जा रहे हैं। नहीं, और आप देखें इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या है, और पिछले 5 वर्षों के दौरान अंबानी और अडानी के इनकम का ग्रोथ रेट क्या है। ये देखने की चीज है, ये विजुअलाइज करने की चीज। तो आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था भले अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही हो, लेकिन अंबानी और अडानी जैसे चंद लोग हैं जो अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विकास के लाभ कुछ लोगों तक केंद्रित होते जा रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं। नहीं, और एक बड़ा समूह विकास के उन लाभों से या तो वंचित है, या विकास के लाभ एक बड़े समूह तक उस मात्रा में नहीं पहुंच रहे हैं जिस मात्रा में पहुंचने चाहिए। अब बात समझ में आई? नहीं, तो अगर नहीं पहुंच रहे तो उनका बहिष्करण होगा, अगर पहुंच रहे हैं तो उनका क्या होगा? समावेशन होगा, इंक्लूजन होगा या नहीं होगा? नहीं। आप अगर सोच करके देखें इस चीज को, तो कब इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव होगा और कब इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सक्लूसिव होगा?